बच्चों आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स जो सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का चैप्टर आता है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं उन टॉपिक को आपको बताने जा रहा हूं जिन टॉपिक से 100% आपको 2026 में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आप सबसे पहले तैयार करिएगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके लिए आपको टोटल 4 फार्मूले याद करने होंगे और ये फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, और इनमें से दो ये वाले फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है कि इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी, जहाँ पर के का मतलब है रेट कांस्टेंट, टी का मतलब हो गया टाइम, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए टी का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब आपसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट पूछा जाता है, के की वैल्यू पूछी जाती है, तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है। दूसरा फॉर्मूला है टी हाफ। टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये हमें फॉर्मूला तब लगाना होता है जब हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लें, या तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पर बेस्ड वो आप कर लें। ठीक है, पहले उनको तैयार कर लेना, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे आप 4.5, ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 4.7 ये वाला आपका एग्जाम्पल 4.7। देखिए कुछ बुक्स में आपका ये 3.7 भी हो सकता है जो न्यू बुक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के ही टिक लगाना। और एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका ये 4.8। ठीक है, फिर आपको इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं इसके। इंटेक्स क्वेश्चन में आपका 4.5 ये वाला 4.5 हो जाएगा और 4.6 हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं फार्मूलाज पर बेस्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये फार्मूला और याद करना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कि इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग n-1 पी नॉट डिवाइडेड बाय n पी नॉट माइनस पी टी, जहाँ पर बच्चे के का मतलब रेट कांस्टेंट है, टी का मतलब हो गया टाइम, और ये पी नॉट जो है वो है टोटल प्रेशर एट जीरो टाइम, और पी टी का मतलब है टोटल प्रेशर एट टी टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना होता है जब आपका कोई ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पर बेस्ड जिसमें आपको टोटल प्रेशर की वैल्यूज़ गिवन हो, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, अलग अलग टाइम पे आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू रिएक्टेंट के लिए दी जा रही हो, तो तब आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें एक फार्मूला और आता है पी टी डैश इज इक्वल टू एन पी नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाय n-1। अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे कि ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू, ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ये आपके ऊपर आ रही है, और ज़ीरो ये n-1 ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी इसके डिवाइड में आ रही है। तो इतने पार्ट से ये वाला फॉर्मूला आपका पी टी डैश का बना है। तो आप अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे रिलेट करके आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। यहाँ पे पी टी डैश का मतलब क्या है, ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, एट एनी गिवन टोटल प्रेशर, किसी भी टोटल प्रेशर पर रिएक्टेंट के प्रेशर की वैल्यू होती है। तो ये पी टी अलग है और ये पी टी डैश अलग होता है, ये ध्यान रखना। पी टी का मतलब है टोटल प्रेशर है टी टाइम, और पी टी डैश का मतलब है रिएक्टेंट का प्रेशर। ये है पूरी जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसका टोटल प्रेशर है, और ये सिर्फ रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसका जो प्रेशर है। ठीक है ना, ये उसकी वैल्यू। तो रिएक्टेंट का प्रेशर निकालना है तो ये वाली चीज़। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल है 4.6, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जांपल 4.6 ये करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो टाइम पर आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और आपसे कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी है, और एक ये रिएक्शन आपको दे रखी है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टोटल प्रेशर दिया होता है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना एन का मतलब क्या है बेटा, एन का मतलब है सम ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्शन है न्यूमेरिकल में, जो रिएक्शन दी जाएगी, जैसे इस न्यूमेरिकल में ये जो रिएक्शन दी जा रही है तो इसमें जो प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट है, मतलब जिनके आगे जी लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं गैसियस प्रोडक्ट। इन गैसियस प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट है, मतलब ये जो नंबर है जो इनके आगे लिखे होते हैं
कंपाउंड के आगे जो ये नंबर लिखे हैं, जैसे इसके आगे N2O4 के आगे 2 लिखा है, ये कोफिशिएंट होता है। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1। तो इनका सम लेना है। ये जो ऊपर लिखा है ना, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट जो आपके गैसियस प्रोडक्ट है, मतलब जिनके आगे जी लिखा है, उनके कोफिशिएंट का सम ले लेना है। तो उस सम की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और उस वैल्यू को डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, मतलब जो आपका रिएक्टेंट होगा गैसियस रिएक्टेंट, उसके कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को हम एन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपको अलग तरीके से बता रखा है। ठीक है, और जो मैंने ये फार्मूला बताया है, इस फार्मूले से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, क्या है फार्मूला मेरा, कि k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी और लॉग यहाँ पर n-1 और पी नॉट डिवाइडेड बाय एन पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगा। n की वैल्यू क्या करेंगे, रिएक्शन को देखना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट हैं इनके कोफिशिएंट का सम ले लो, 2 + 1, ये तो है दो प्रोडक्ट, इनके कोफिशिएंट का सम कितना आएगा, 3 आएगा। और इसको डिवाइड कर देना है, जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है कितना है, 2, उससे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी और लॉग n की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 1.5 माइनस 1 कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। ये आपका पी नॉट डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू पुट करो, कितना था 1.5, और ये पी नॉट माइनस पी टी। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है, ठीक है, के की वैल्यू पूछी है, 2.303 करोगे। अब ये टाइम, ये कौन सा टाइम रखना है भाई, ये वाला टाइम रखना है, जीरो के अलावा से अदर जो टाइम है बेटा वो टाइम रखना है। यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ये आपका 0.5। पी नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो टाइम पर जो टोटल प्रेशर होगा वो पी नॉट की वैल्यू होती है, तो ये आपका 0.5 हो जाएगा और ये माइनस 1.5। अब पी नॉट कितना था अभी बताया, 0.5 है। अब पी टी क्या होगा, जो बेटा टी टाइम पर मतलब 100 टाइम पर जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो पी टी की वैल्यू होगी, मतलब जो टाइम हमने यहाँ पे पुट करा था ना बेटा, उस टाइम पर जो टोटल प्रेशर की वैल्यू होगी वो पी टी की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है, 0.512। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इस तरह से कर लेना। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन बेटा आसान पड़ेगा। अब इसी पर बेस्ड आपको और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक्सरसाइज में जाना होगा। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन करना होगा 4.20 और आपका 4.21। बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स में भी करा रखे हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप नोट्स से प्रैक्टिस करें। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान देना है नेक्स्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कई बार बेटा इस पे तो बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, कई बार बेटा इस चैप्टर से एक्टिवेशन एनर्जी पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब दो न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं, इससे तो कंफर्म आएगा बेटा आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप इसको भी तैयार करके चलना। तो इसमें आपके वैसे तो इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन दो फॉर्मूले को जरूर याद करके जाना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, लॉग K2 डिवाइडेड बाय K1 इक्वल्स टू ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। दूसरा फॉर्मूला लॉग K इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। एक और आपको बात यहाँ पे याद ध्यान रखनी है कि जब बेटा इस फॉर्मूले में लॉग K और ये जो 1/T है इसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। तो कई बार बेटा ये पूछ लेता है कि लॉग K और 1/T के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो ध्यान रखना, स्लोप बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये टी को छोड़ते हुए ये स्लोप की वैल्यू होगी, मतलब माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर। अब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो लॉग की जगह एल एन कर देना है, नेचुरल लॉग, लॉग एल एन के इक्वल्स टू यहाँ पर एल एन ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। देखो, तो जब हम लॉग बेस 10 की फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे 2.30 आता है, और जब नेचुरल लॉग की टर्म्स में लिखते हैं तो 2.303 यहाँ पर नहीं होता। बस ये अंतर है इस फॉर्मूले में। और यहाँ पर भी अगर लॉग के और 1/T के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप क्या होगा, ये जो टी को छोड़कर जो वैल्यू मिलेगी ये वाली, ये आपका स्लोप होगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक फॉर्मूला ये है के इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर में ई अपॉन आर टी। तो बेटा ये फॉर्मूले तब यूज़ करे जाते हैं जब आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब आपको दो डिफरेंट
टेम्परेचर पर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो, तब आपका ये फार्मूला यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस बेटा इस फार्मूले पर बेस्ड आते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको log k और 1/t के बीच में का ग्राफ बता देता है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और स्लोप की वैल्यू भी बता देता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू इतनी है, और पूछ लेता है कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला लगाना होता है। अगर आपको स्लोप पता चल गया, आर की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 होती है आपकी, है ना, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से कई बार एल एन की और 1/t के बीच के ग्राफ का स्लोप बता देता है और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेता है, तो उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला। तो इसके लिए भी आप बेटा नोट्स में जो क्वेश्चंस करा रखे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये जो जितना ये पोर्शन है बेटा, ये कम से कम आपको 3 से 5 मार्क्स दे के जाएगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम बेटा 5। तो कम से कम आप ये वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, इन पर बेस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.9 4.10, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन देख सकते हैं 4.9 है, और ये आपका 4.10। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपका इंटेक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इंटेक्स में आपका 4.8, ये वाला क्वेश्चन इंटेक्स का 4.8, ये कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज में जैसे ये क्वेश्चन है 4.26। ठीक है, फिर इसके बाद 4.27, ये देख सकते हैं। फिर आपका 4.28, फिर आपका 4.30। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बार बार मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स में से इन न्यूमेरिकल की तैयारी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये टॉपिक एक आता है बेटा इसमें, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर भी 100% लिख दिया। इस टॉपिक को भी अच्छे से आप याद करके जाइएगा। दूसरा, इसी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक आता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, कि न्यूमेरिकल आ जाता है कि ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी बेटा ऑर्डर निकालने के मैंने आपको 4 तरीके बता रखे हैं। तो ये भी मैं कहूँगा कि आप पहले अपने नोट से ही पढ़िएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑर्डर निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है तब ऑर्डर निकाल सकते हैं, या रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है तब ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब जब आप वहाँ से पढ़ लेंगे तब जाके बेटा आप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिएगा। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपका 4.3, मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल। ये एक तो एग्जाम्पल बेटा 4.3। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जिसमें पूछ रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। तो सिंपली क्या करते हैं बेटा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इक्वल्स टू के, और ए की पावर में 1/2 और बी की पावर में 3/2। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, जो बेटा कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो टर्म होती है ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म होती है। तो इनकी पावर में जो वैल्यू होती है ना, इनका सम करना होता है। जब सम कर दोगे तो ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे हाफ है इसकी पावर में, इसमें 3/2, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या है, ए की पावर में 3/2 लिख रखा है, -1, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखो 3/2 प्लस -1, इससे बेटा आपका ये ऑर्डर पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 4.4। अब इसमें क्या है, देखो आपको के की बेटा यूनिट दे रखी है। ये जो के की जो वैल्यू के साथ ये यूनिट है, देखिए वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं, ये जो यूनिट है इससे ही हम पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ठीक है, तो के की यूनिट से हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप बेटा पढ़ लीजिएगा नोट्स को। ठीक है, ये 4.4 हो जाएगा। इसी तरह से इंटेक्स के क्वेश्चन जो आएंगे आपके, ये इंटेक्स का क्वेश्चन 4.3 करिएगा, फिर इसके बाद 4.4 करिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना इसमें। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, जिसमें ये मैंने 4 डेफिनेशन लिखी हैं, लेकिन इसमें 2 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और कम से कम एक एग्जाम्पल बेटा उसका याद कर लेना। फिर एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद करना। फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रेट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, कि ऐसे डिनोट करा जाता है, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर बेटा इस नाम से पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रेट कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। और एक है होता है आपका एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन। देखो आपके सिलेबस में 2 चीज़ें हैं, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक है एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए रिएक्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये दोनों डेफिनेशन तो किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जानी। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हैं, डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एंड राइट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और 4 ऐसे फैक्टर्स
आपको याद करने हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से आप मेनली जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लेना। एक तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट, दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट, तीसरा कैटलिस्ट का इफेक्ट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस पर एक इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना 4.7। 4.7 इंटेक्स क्वेश्चन ये है, ये इसी से रिलेटेड है बच्चों, ये लास्ट में मिलेगा आपका। ये आपका 4.7 की व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ये तो बेटा रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा बेटा डिफरेंट हो गया, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी गई है और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए, रिएक्शन का जो रेट है वो भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट है आपका कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने 3 ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से 2 ग्राफ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ये तो अभी मैं आपको याद करा दूंगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ग्राफ बेटा इस तरह से बना बनाया आएगा, है ना। आपसे पूछेगा कि इस ग्राफ को देखकर आपसे पूछेगा ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है और देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये ग्राफ जो है इसका स्लोप निगेटिव होगा। तो इसमें पूछता है कि ये ग्राफ किस ऑर्डर की रिएक्शन का है और इसका स्लोप क्या है, ठीक है। ऐसे बेटा ये वाला ग्राफ देगा। अब देखो ये वाले जो ग्राफ है ना, देखने में सिमिलर लग रहे होंगे आपको। देखो ये भी कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एल एन आर है, मतलब नेचुरल लॉग है, ठीक है। अब ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा, जो जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ आए और अगर एल एन आर आ जाए तो ये बेटा एल एन जो टर्म आती है वो फर्स्ट ऑर्डर में आती है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट होगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो माइनस के होगा। क्या होगा बेटा, माइनस के। माइनस क्यों, क्योंकि बेटा देखो नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे की तरफ आता है तो स्लोप नेगेटिव होता है और वैल्यू क्या होगी बेटा, के होगी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये भी नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा और इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी के होगी। देखो दोनों जो ग्राफ हैं उनके जो स्लोप की वैल्यू माइनस के और उसके भी माइनस के है ना, तो याद करने में आसान रहेगा। और जिसमें बेटा आपका एल एन वाली टर्म ना आए वो आपका कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का ग्राफ आता है कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है, तो जिसमें एल एन आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर है और जिसमें एल एन नहीं आ रहा है वो जीरो ऑर्डर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और दोनों का स्लोप क्या होगा, माइनस के। अब एक ग्राफ ये है, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा गया, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। आर नॉट का मतलब होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन और ये आर का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है और ये देखिएगा ये आपका कैसा बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि ये किस ऑर्डर का है, तो बेटा लॉग वाली जो टर्म आती है ना वो फर्स्ट ऑर्डर में आती है, तो ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जैसे एल एन आ गया, ये लॉग आ गया, फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। और स्लोप जो है इसका स्लोप क्या होगा, उसके लिए आपको याद रखना है, इसका स्लोप बेटा पॉजिटिव होगा और वैल्यू होगी के डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसका स्लोप जो है ना वो आपका पॉजिटिव होगा। मैं इसमें दिखा भी देता हूँ, एनसीईआरटी में ये बेटा मैंने ये लिए हैं, यहाँ से लिया है बेटा ये टॉपिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये ग्राफ को अच्छे से पढ़ के जाना और स्पेशली बेटा जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उन पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 टॉपिक को आपको स्पेशली कहूँगा कि जैसे बेटा ये वाला टॉपिक जिन पे मैंने 100% लिखा हुआ है, इन टॉपिक को तो आप किसी कीमत पे छोड़ के ना जाएं, ठीक है। और इस चैप्टर को बेटा आप 2 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए एक पूरा दिन तो आपको बेटा इनमें लग जाएगा, इनके न्यूमेरिकल सीखने में लग जाएगा, ठीक है। और एक दिन आप बेटा इसमें दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।